हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चलते फिरते जीके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक नागरिक के तौर पर आपके पास वो कौन सी ताकतें हैं जिन्हें हमसे कोई सरकार या व्यक्ति छीन नहीं सकता। भारत के संविधान में हम कुछ ऐसे सुपर पावर्स दिए गए हैं जिसे हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये अधिकार क्या है, ये हमें क्यों मिलते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से ये कितने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। मतलब जो भारत के संविधान हमने बनाया है उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स आते हैं। इनका वर्णन इनमें किया गया है। इन्हें भारत की मैग्मा कार्टा भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स को भारत की मैग्मा कार्टा कहते हैं। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्वक जीवन जीने की गारंटी देते हैं। ये जो ऐसे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार है, ये हमसे ना कोई व्यक्ति और ना ही सरकार छीन सकती है। ये प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्वक जीवन जीने के गारंटी देते हैं। ये अधिकार न्याय प्रविष्ट होते हैं। न्याय प्रविष्ट का मतलब अगर ये अधिकार आपसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है तो आप डायरेक्टली न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं या फिर उसके खिलाफ तकरार नोंद कर सकते हैं। ये अधिकार आपको संविधान ने दिए हैं, ये न्याय प्रविष्ट है। मतलब ये अधिकार आपसे कोई भी छीन नहीं सकता या फिर सरकार इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार आपको वैसे की वैसे ही मिलते हैं। अगर उसमें चेंजेस अगर सरकार ने भी की या फिर किसी व्यक्ति ने भी आपको इस अधिकार को छीनने की अगर कोशिश की तो आप उसके खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ भी न्यायालय में जाके उसकी तकरार नोंद कर सकते हैं। ये अधिकार हमने यूएस से लिए हैं। इसके इम्पोर्टेंस है नागरिकों के नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास के लिए हमने ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में डाले हैं। देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आदर्श स्थापित करता है। जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। मतलब जो आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29 और 30 में जो लिखे हुए हैं अधिकार हमारे, वो सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों के लिए है। यानी कि अगर कोई विदेशी हमारे भारत में आया तो उसको ये अधिकार लागू नहीं होते हैं। ये सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों के लिए ही लागू होते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 13। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। इमरजेंसी के दौरान 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जब कोई इमरजेंसी लगवाता है कोई सरकार, हमारे इंडिया में किसी ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी अगर लगाई जाती है तो उसके दौरान जो हमारे अनुच्छेद 20 और 21 होते हैं उसके अधिकार छोड़कर बाकी अधिकारों में चेंजेस या फिर सस्पेंड कर दिए जा सकते हैं। इतना अधिकार सरकार को होता है जब कोई इमरजेंसी देश में लगी जाए। तो 20 और 21 वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है या फिर ये सस्पेंड भी नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 6 मुख्य मौलिक अधिकार का विस्तृत विवरण किए हैं। मतलब जो भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं जो 12 से लेके 35 तक आते हैं, उनको भी उन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग अधिकारों के साथ। उसमें आता है समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार, इसको हम राइट्स ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं। ये 14 से 18 तक के अनुच्छेद इसमें आते हैं। ये अधिकार समाज में भेदभाव को समाप्त करने और सभी को समान अवसर देने पर केंद्रित करते हैं। इसमें अनुच्छेद 14 और 18 है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसको हम राइट ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक डाले गए हैं। ये नागरिकों को विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
थर्ड आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इसमें 23 से 24 मतलब 23 और 24 ये दो ही अधिकार इसमें डाले गए हैं। सो इसका उद्देश्य था कि समाज के कमज़ोर वर्गों को शोषण से बचाना है। जो समाज में जो पहले हमारे समाज में कैसे जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं वो कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे, उनको कम दर्जा देते थे। सो इससे बचने के लिए ये अधिकार हमने भारतीय संविधान में लिए हैं। ये अनुच्छेद 23 और 24 में बताए गए हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, राइट्स टू फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए यहाँ सभी को अपना धर्म मानने की आज़ादी है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी को भी मतलब ऐसे दबाव नहीं डाला जा सकता कि कि आप यही धर्म में जाए या फिर आप यही धर्म का स्वीकार करें। हर नागरिक को अपने भारत में अपना धर्म मानने की आज़ादी है। जिस व्यक्ति को जो धर्म में जाना है, जो धर्म से उनको लगा है, वो उस धर्म में जा सकती है। उसमें कोई भेदभाव या फिर प्रेशर नहीं डाला जा सकता है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। यह अनुच्छेद 29 और 30 में है। यह मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। अल्पसंख्यकों यानी कि जो नीचे मतलब लो कास्ट वाले जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये अनुच्छेद 19 और 30 है। नेक्स्ट था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये अनुच्छेद 32 है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो आज शुरू करते हैं हम पहले समानता का अधिकार यानी कि राइट्स ऑफ इक्वलिटी। इसमें आता है पहला अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सब बराबर है। सो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष में समानता, मतलब कानून किसी को ऐसे नीचे और किसी को उच्च नहीं मानता। जो कानून के इसमें आते हैं, दोहराने में आते हैं, सो अगर वो बड़ा आदमी भी हो या फिर कोई आम आदमी हो, सो उनको कानून समान ही होता है। उसको मतलब इसने बड़ी गलती की और ये बड़ा आदमी है इसलिए उसको कम सज़ा मिलेगी, या फिर ये छोटा आदमी है इसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ऐसा कानून के सामने नहीं होता। कानून सक्षम समानता दर्शाती है। तो इसमें एक्सेप्टेशंस होते हैं। जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं हमारे, उनको पद के दौरान कुछ कानूनी सुरक्षा यानी कि इम्यूनिटी प्राप्त होती है। यानी कि जब वो पद पर रहते हैं तब तक उनको कुछ इम्यूनिटी हमारे भारतीय सरकार ने उनको प्राप्त की है। उनके दौरान हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। सो ये इसमें एक्सेप्शन है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव न हो, जैसे कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। मतलब धर्म के अनुसार उस पर भेदभाव ना हो, उसकी मूलवंश क्या है, जाति क्या है, वो कौन से लिंग से है, जन्मस्थान क्या है, ये स्थान पर किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। इसलिए ये अनुच्छेद 15 हमारे भारतीय संविधान में डाला गया है, ताकि लोग एक जैसे एक साथ जुड़कर रहे, भेदभाव ना करें। सो इसके मुख्य भाग थे कि जो सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच, मतलब जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जैसे कि कुछ दुकानें, भोजनालय, मनोरंजक स्थानों यानी कि सिनेमा हॉल्स या सरकारी फंड से बने कुछ तालाबों और सड़कों का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी भारतीयों को कहीं पे भी जाने की या फिर कहीं पे भी कुछ भी मतलब सरकार के जो फंड से बने हुए तालाब ये या सड़कें हैं उनका उपयोग करने की मनाही नहीं है। सबको ये उपयोग ले सकते हैं, सब कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर किसी ने इस पे कुछ मतलब बंदी डाली या फिर किसी ने रोका कि आप नहीं जा सकते हैं, तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में जाके तकरार कर सकते हैं।
सो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इसमें प्रावधान दिए हुए हैं। भले ही यह भेदभाव माना करता है, लेकिन संविधान राज्य को महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए एक विशेष नियम बनाने की अनुमति देता है। सो इसमें हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं कि इसमें कुछ महिलाओं और बच्चों के लिए फैसिलिटी दी हुई है और कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। सो जैसे महिला के लिए आरक्षण दिए गए हैं, सो ये हम ऐसे भेदभाव करता है ये माना नहीं कर सकते। सो ये एक आरक्षण दिया गया है महिला और बच्चों के लिए। सो ये एक सेक्शन का पॉइंट हो सकता है इसमें, सो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हाँ, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। सरकार को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी के विकास के लिए विशेष प्रावधान या शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दे सके। ये भी एक्सेप्शन का पॉइंट है। यहाँ पे भी जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है यानी कि लो कास्ट वगैरह वाले लोग जो होते हैं, उसमें एसटी, एसटी और ओबीसी के विकास के लिए विशेष प्रावधान या शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण इसमें दिया गया है। ये अनुच्छेद 15 के तहत में ही आते हैं। सो ये दो ऑप्शन एक्सेप्शन थे कि महिला और बालक के लिए विशेष संरक्षण दिए गए हैं और एससी, एसटी, ओबीसी के विकास के लिए विशेष प्रावधान या शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिए गए हैं। सो ये ध्यान में रखना है, ये एक्सेप्शन का पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। यानी कि जो सार्वजनिक रोजगार है, यह इसका महत्व होता है कि यह सरकारी नौकरियों में भतीजावाद, जातिवाद या क्षेत्रवाद जैसी बुराइयों को खत्म करने और मेधा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। मतलब ये अनुच्छेद के द्वारा हम ऐसे जाति पे डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको नौकरी देना है या नहीं देना है, या इसके मेरिट को बढ़ावा नहीं दिए मतलब नहीं दिए गए हैं इसके तहत। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण इसमें भी दिया गया है। राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है कि यदि उसे लगता है कि राज्य की सेवाओं में किसी बैकवर्ड क्लासेस का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उनके लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण कर सकती है। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। सो सरकार के पास ये शक्ति होती है कि किसी भी राज्य की सेवाओं में किसी भी बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। यानी कि अगर मतलब हमने एक एग्ज़ाम क्लियर करी है और उसमें अगर दिए हुए मतलब ऐसे एसटी, एसटी, ओबीसी ऐसे क्लासेस वाइज और सीट्स अवेलेबल रहती है। सो उस सीट्स के दौरान अगर सपोज एक एग्ज़ाम हमने क्लियर करी है और उसमें एसटी की 3 सीटें थी, लेकिन एसटी के सीटें में वो जो कट ऑफ के अनुसार है वो किसी ने क्लियर किया नहीं, या फिर एसटी वाले फॉर्म में है ही नहीं, मतलब एग्ज़ाम ही नहीं दी, या फिर ऐसे कुछ टाइप के अगर मतलब कुछ घटनाएं हुई, तो वो सीट्स जो रहती है, जो 3 सीट हमने दी थी एसटी के लिए, तो वो वैसी ही रहेगी। वो अगले एग्ज़ाम में उनको फिल करेंगे, वो वैसे की वैसी ही रहती है। उनको उनके जगह पे कोई दूसरा ओबीसी या फिर ओपन का कैंडिडेट वो नहीं सिलेक्ट करते हैं। सो ये इसमें बताया गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है कि यदि उसे लगता है कि राज्य की सेवाओं में किसी पिछड़े वर्ग बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उनके लिए नियुक्तियों का या पदों में आरक्षण कर सकती है। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। निवास की शर्त, संसद कानून बनाकर कुछ विशेष नियुक्ति के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है। जैसे किसी विशेष क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय लोगों को मौका देना, मतलब अगर किसी विशेष क्षेत्र में हम उसका विकास कर रहे हैं तो उसी क्षेत्र के लोगों को वहाँ पे वो मौका देते हैं कुछ नियुक्ति करने, मतलब उनकी नियुक्ति वहाँ पे ही जो क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं वही स्थानीय लोगों को वहाँ पे नियुक्त करता है। ये अधिकार हम सरकार को ये अनुच्छेद के द्वारा है। धार्मिक संस्थाएं, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के संबंधित कार्यालय के लिए यह शर्त रखी जा सकती है कि उस पद पर नियुक्त व्यक्ति एक विशेष धर्म या संप्रदाय से संबंधित हो।
इसका मतलब है कि किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के संबंधित कार्यालय के लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ ऐसे पद होते हैं जो नियुक्ति करते हैं हम उस धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए या फिर बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें उस धर्म मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने हिंदू धर्म का कुछ संस्था प्रस्थापित की है या उसके संबंधित कार्यालय में कुछ काम करना है तो उसके स्थान पर हम उसी क्षेत्र के यानी कि उसी धर्म के संप्रदाय के संबंधित किसी एक आदमी की नियुक्ति कर सकते हैं। सो ये इसके एक्सेप्शन है अनुच्छेद 16 के। ये एक्सेप्शन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में एक्सेप्शन पूछे जा सकते हैं। सो अनुच्छेद के मूल टाइटल के साथ में एक्सेप्शन ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा से क्वेश्चन एक्सेप्शन पे ही बनते हैं, तो एक्सेप्शन याद से ध्यान रखना है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। सो इसका मतलब क्या है? अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी ये होता है, यानी कि कास्ट और क्लास के बेस पे लोगों में भेदभाव होता है। ये भेदभाव होता है, ये बहुत सी जगह पे हमने देखा है। सो इसको डिफेंस करने के लिए अस्पृश्यता छुआछूत का अंत मतलब अनुच्छेद 17 में ये दिया गया है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति और लोगों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए सबसे बड़ा कानून है। सो ये अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है कि मतलब किसी जाति से या फिर किसी के जनजाति से किसी के साथ भेदभाव करना या इसके साथ हिंसा करना, ये रोकने के लिए अनुच्छेद 17 बनाया गया है। सो इसको अस्पृश्यता का अंत कहते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर। इसमें यह कहा गया है कि जैसे कि पहले जो लोग रहते थे, मतलब जो राजा महाराजे होके गए हैं, उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं और बहुत सी समाज सेवक थे, उन्होंने भी बहुत अपने भारत देश के लिए ऐसे कार्य किए हैं। तो उन्होंने लोगों ने उनको ऐसी ये उपाधि दी थी, जैसे कि हमारे अगर किसी ने बहुत ही मतलब समाज सेवा की है तो उनको बहादुर पदवी या फिर बहादुर उपाधि, या फिर जैसे कि शिवाजी महाराज थे उनको छत्रपति ये उपाधि हमने प्रदान की थी। सो ये उपाधियों का अंत ये अनुच्छेद 18 में दिया गया है, सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर। मतलब ऐसा नहीं कि इसके तहत कि हमने अभी डिग्री ली है, बैचलर की है, मास्टर की है, तो वो भी हमें डिग्री ना दे। सो ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। जो सैन्य के भी डिग्री मतलब जो होते हैं उनके पोस्ट वगैरह होते हैं वो उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन ये उपाधियों का अंत मतलब कोई भी किसी को भी ऐसी उपाधि अभी प्रदान नहीं कर सकता उनके कार्यों के अनुसार। सो ये यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 18 में। अगले आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड आता है। सो राइट टू फ्रीडम, ये अनुच्छेद 19 इसमें आता है। इसके तहत 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं दी गई है। भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ बनाना, भारत में कहीं भी घूमना, निवास करना और कोई भी पेशा अपनाना। तो अनुच्छेद 19 के तहत ये हमें स्वतंत्रता दी गई है, भाषण और अभिव्यक्ति। हम हमारे भारत में हमें मन चाहे उस टॉपिक पे भाषण कर सकते हैं, हम अभी खुद को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। देश के खिलाफ हम कुछ ऊंच नीच बोल नहीं सकते, या फिर देश को या फिर किसी भी व्यक्ति को उसके सम्मान को ठेस पहुँचे ऐसे भाषण हम नहीं दे सकते हैं। सो ये एक्सेप्शन यहाँ पे ध्यान रखना है। भाषण और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य दिया है, मतलब कहीं पे भी जाके कहीं पे भी कुछ भी बोलना, ये इसमें नहीं लागू होता है। सो ये आपको ही तय करना है कि आपको भाषण और अभिव्यक्त होना है।
सो ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक मतलब ऐसे टॉपिक जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी धर्म को या अपने भारत देश को उसके सम्मान को ठेस पहुँचे, ऐसे हम काम ना करें। शांतिपूर्ण सम्मेलन, हमारे भारत देश में हम कहीं पे भी सम्मिलित हो सकते हैं शांतिपूर्वक। ये अधिकार, ये स्वातंत्र्य हमें इस अनुच्छेद 19 के तहत मिला है। संघ बनाना, कहीं पे भी हम बिना शस्त्र संघ बना सकते हैं। भारत में कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, उसमें हमें वीज़ा वगैरह लेने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। सो ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है। निवास करना और कहीं कोई भी पेशा अपनाना, मतलब कहीं पे भी आप निवास कर सकते हैं। आज अगर आप महाराष्ट्रियन हो तो आपको लगता है कि आप गुजरात में जाके रहना चाहते हो तो आप गुजरात में जाके भी रह सकते हो। ये अनुच्छेद 19 के तहत आपको स्वातंत्र्य मिला गया है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सो इसमें ऐसे 3 संरक्षण आते हैं, वो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, पहले इसमें आता है पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ। यह अनुच्छेद 21 है। सो ये अनुच्छेद 20(1) में दिया गया है, इसको पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण। सो यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो उसके लिए उसने किए जाने के समय अपराधी नहीं था। तो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आसान शब्दों में समझाती हूँ, देखिएगा। क्या था? पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण। सो ये संरक्षण केवल मतलब अगर आज आपने एक सज़ा की है, सो आज के दौरान आपको उस सज़ा के लिए मतलब हमारे भारतीय संविधान के अनुसार उस सज़ा के लिए कोई भी सज़ा नहीं है, सज़ा ही नहीं है, और आपने ये गलती आज की है। लेकिन 10 साल बाद या 5 साल बाद अगर सरकार ने उसके खिलाफ अगर मतलब एक सज़ा अधिकार डाले हैं कि हाँ इस कार्य के लिए हम इस सज़ा दे सकते हैं, सो ये अपराध उस टाइम माना नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आज अगर आपने चोरी की है, हाँ चोरी की है, लेकिन चोरी के लिए हमारे कानून में कोई सज़ा ही नहीं है। सो आज के लिए वो सज़ा मतलब वो कानून या अपराध नहीं है कि आपने चोरी की है। लेकिन हाँ सरकार को लगा नहीं, चोरी के लिए भी हम सज़ा रख सकते हैं या रखेंगे। सो उन्होंने 10 साल बाद या 5 साल बाद ऐसा नियम बनाया कि हाँ ये एक अपराध है और इसके लिए सज़ा सुनवाई जा सकती है। सो 10 साल बाद इस अपराध के लिए आपको सज़ा नहीं मिलेगी। जब आपने वो अपराध किया है तब कानून में अगर सज़ा सुनवाई मतलब कानून में है कि हाँ इस अपराध के लिए हम सज़ा सुनवा सकते हैं, तो उस टाइम आपको वो सज़ा मिलेगी। सो ये इसका मतलब है, मतलब यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती जो उसके किए जाने के समय अपराधी नहीं था। मतलब जब उन्होंने वो कार्य किया है उसके टाइम पे वो अपराध नहीं था, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद उन्होंने ऐसा संविधान में डाला है, हमारे अधिकारों में डाला है कि हाँ ये अपराध है, तो उस समय ये अपराध नहीं माना जाएगा। ये इसमें क्लियर किया है। सेकंड है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपर्डी, अनुच्छेद 22। यह सिद्धांत एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को बार बार परेशान किए जाने से रोकता है। इसका मूल सिद्धांत है एक अपराध एक सज़ा। ये एक अपराध एक सज़ा ध्यान में रखेंगे तो ये आपको सब ध्यान में आ जाएगा। सो इसके लिए मैंने ये लाइन लिखी है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अभी इसमें क्या है, इसमें भी एक्सेप्शन है कि यह संरक्षण केवल न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष चलने वाली कार्यवाहियों पर लागू होता है। विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाही को, जैसे कि नौकरी से सस्पेंड करना, यह पर लागू नहीं होती। यानी अगर किसी कर्मचारी को कोर्ट सज़ा देती है तो विभाग भी उसे नौकरी से निकाल सकता है। इसे दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। मगर इसका मतलब क्या है, अगर आपने बाहर कुछ किया है या फिर आप सरकारी नौकरी पर हो और कुछ अपराध के लिए आपको सज़ा मिली है, कोर्ट ने आपको सज़ा सुना भी दी है,
तो विभाग भी उसे नौकरी से निकाल सकता है। ये विभाग को अधिकार होता है कि उसके जो अपराध किया है उसके तहत आप उसको नौकरी से भी निकाल सकते हैं। सो ये यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। सो इसे दोहराना दंड नहीं माना जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए एक अपराध एक सज़ा हम बोल सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति ने एक अपराध की है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके सब सारे अधिकार या कुछ छीन नहीं सकते। जो अपराध उन्होंने किया है उस अपराध के तहत ही उसको सज़ा मिलती है। बाकी कुछ उसमें ऐड नहीं किया जा सकते कि उसने पिछले बार क्या किया था, मतलब पिछले अपराधों के लिए उसको सज़ा, अगर वो सज़ा भुगत चुका है फिर भी उसने अपराध किया है तो पिछले अपराध उसके काउंट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे उसने जो अपराध किया है उसके लिए, उस अपराध के लिए उसको सज़ा दी जाएगी। ये इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 22 में। पहले में क्या था, इसमें क्या था देखो, इसमें था कि अगर किसी कार्य आपने अभी किया है और अगर वो अभी अपराध नहीं है तो आपको वो 2 साल बाद भी अपराध नहीं माना जाएगा अगर वो संविधान में इंक्लूड किया है तो भी। और नेक्स्ट था कि यहाँ पे क्या है कि एक अपराध एक सज़ा, जो अपराध किया है उस अपराध के अकॉर्डिंग वो सज़ा मिलेगी। उसमें एक्सेप्शन है कि अगर किसी कर्मचारी ने कुछ अपराध किया है और उसको कोर्ट ने सज़ा भी सुनवाई है तो उस कर्मचारी जो विभाग में काम करता है वो विभाग उसे नौकरी से निकाल भी सकता है। सो ये यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये दोहराना दंड नहीं माना जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे एक्सेप्शन होगा। नेक्स्ट इसका 23rd भी है। 23rd है कि आत्मा अभिशंसन से संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शंस अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अनुच्छेद 23 यह अधिकार किसी आरोपी व्यक्ति की गरिमा और उसकी चुप रहने की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तो इसका मूल सिद्धांत है कि किसी को भी अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पुलिस ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि ये कबूल करना ही है, इस पे आपको मजबूर नहीं कर सकती। मतलब अगर पुलिस को डाउट है कि आपने ये अपराध किया है लेकिन आपको खुद को पता है कि नहीं मैंने ये अपराध नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, तो पुलिस आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि ये गुनाह आप कबूल कर लो। आपकी चॉइस है, आपको गुनाह कबूल करना है या नहीं करना है, इस पे आपको कोई दबाव या जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सो इस आधार पर इसका जो नार्को टेस्ट होती है, पॉलीग्राफ टेस्ट होती है, ये बिना सहमति के अवैध माना जाता है। मतलब हमारी सहमति के खिलाफ भी ये कर नहीं सकते, ये इसका एग्जाम्पल है। सो पुलिस हम पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती और हम हमारे खिलाफ गवाही भी दे सकते हैं, ये इसमें अधिकार हमको मिला है। किसमें? 23rd में। यह अधिकार किसी आरोपी व्यक्ति की गरिमा और उसकी चुप रहने की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इसका मतलब है आप चुप है, इसका मतलब आपने गुनाह कबूल कर लिया, ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। और पुलिस ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती है कि नहीं हमने आपको ये अपराध के लिए अरेस्ट किया है तो आपको ये अपराध मानना ही है। सो ये ज़बरदस्ती भी आपके साथ पुलिस या कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता। ये आपकी खुद की एक स्वतंत्रता है चुप रहने की। और आपको सहमति के खिलाफ आपको नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट भी नहीं कर सकते, ये अवैध माना जाता है। सो ये था आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमने 3 देखे, एक बार रिपीट करती हूँ। सॉरी, आर्टिकल 20 था, इसमें पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण। सेकंड था दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शंस अगेंस्ट डबल जियोपर्डी। थर्ड था आत्म अभिशंसन के संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अनुच्छेद 23। ये 3 इसमें आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस आर्टिकल पे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो क्या है ये हम देखते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती या कोई कर नहीं सकता है, इसमें बताए गए हैं। उसमें आता है अनुच्छेद 21 आर्टिकल्स। ये
जो 6 से 14 वर्षों के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार इसमें डाला गया है। यह भारतीय संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में बनाया गया है। ये अनुच्छेद 21 से डाला गया है, इसमें भारतीय संविधान का 86 संशोधन अधिनियम 2002 में इसको डाला गया है। सो ये एग्ज़ाम का बहुत ही क्या बोलते फेवरेट आर्टिकल है। इसमें बहुत से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसका मुख्य रूप है कि दो मुख्य रूप के भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक है दंडात्मक विरोध और सेकंड है निवारक निरोध। पहले हम देखेंगे दंडात्मक निरोध क्या है थे। पनिटिव डिटेंशन यह तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप हो या उसने अपराध किया हो। दंडात्मक निरोध कहाँ पे, यह तब लागू होता है कि जब किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप हो या उसने अपराध किया हो। और सेकंड क्या है, इसमें निवारक निरोध, यह हिस्सा थोड़ा अलग है। यहाँ व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है ताकि वह भविष्य में कोई अपराध न कर सके, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के खतरा होने पर। ये यहाँ पे निरोध है, लेकिन इसमें है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार उसको होता है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको ये कारण जानने का अधिकार होता है। यहाँ पे दंडात्मक निरोध है, यह तब लागू होता है कि जब किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप है। किसी अपराध करने का आरोप है, यहाँ पे लागू होता है। ये कब, इसमें भी कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, इसमें अधिकार है हमको कि जिस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया है उसको उसके गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार उसको है। कानूनी सलाह का अधिकार, मतलब अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो वो उसके मन के मुताबिक कुछ उसका वकील हायर कर सकता है, ये उसको अधिकार है। 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने उसकी पेशी करना आवश्यक है। मतलब अगर उसको आज अरेस्ट किया है तो अगले 24 घंटों के अंदर उसको न्यायालय में पेश करने का अधिकार है। या फिर ये स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे है कि उसको 24 घंटे में न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इसमें ये अधिकार आते हैं। इसमें कि निवारक निरोध, यह व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है ताकि वह भविष्य में कोई अपराध न कर सके, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होने पर। इसमें भी एक है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं ताकि वह भविष्य में अपराध ना करे, ये सिर्फ 3 महीने के लिए उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। सिर्फ 3 महीने की उसको अनुमति होती है कि वो 3 महीने तक गिरफ्तारी में रहे, ये इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और जबरन श्रम बेगारी पर रोक, यानी कि जो मानव की तस्करी करते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं, श्रम बेगारी करते हैं, मतलब जो पहले करते थे ना, जो उच्च वर्गीय लोग थे वो कम वर्गीय लोगों से काम करवा लेते हैं, विना मूल्य काम करवा लेते थे, उनके साथ श्रम बेगारी करते थे। ये रोकने के लिए ये अनुच्छेद 23 हमारे भारत संविधान ने बनाया है। अनुच्छेद 24, कारखानों या खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के नियोजन पर रोक, यानी कि जो लोग रहते हैं कि वो छोटे बच्चों को भी काम में रखते हैं, खतरनाक कामों में उनको शामिल करते हैं, कारखानों में उनको काम में लगाते हैं। इस पे रोक लाने के लिए अनुच्छेद 24 बनाया गया है। इसमें कहा है कि कारखानों या खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाया जा सके। ऐसे घटनाएं कम हो, ऐसे लोगों ने ना करे कि छोटे बच्चों को काम पर ना रखे, इसलिए ये अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में डाला गया है।
चौथा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल्स 25, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि हमें जो धर्म अच्छा लग रहा है, मतलब जो धर्म की रूल्स एंड रेगुलेशन आपको अच्छी लग रही है, आप उस धर्म में जा सकते हैं, उस धर्म को मान सकते हैं, उनका आचरण भी कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। सो वो आपकी पूरी स्वतंत्रता आपको हमारा भारत सरकार देता है कि आपके अकॉर्डिंग आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। सो ये अनुच्छेद 25 बताता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जो धार्मिक मामले मतलब धार्मिक स्थान है, उनके अकॉर्डिंग आपको कुछ करना है, या फिर जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे आपको कुछ करना है, तो उसके प्रबंधन की भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। थर्ड है अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने से मुक्ति। मतलब अगर आपको एक ऐसा धर्म है जिसको आपको बढ़ावा देना है, उसके लिए आप टैक्स देने से आप मुक्त हो सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपको टैक्स देने नहीं पड़ेगा किसी भी सरकार को या किसी भी व्यक्ति को। अनुच्छेद 28 बताता है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। मतलब जो सरकारी शिक्षण संस्था होती है, जैसे कि जेडपी स्कूल होती है, नगर पालिका की स्कूल होती है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्मों को लेकर शिक्षा, मतलब ऐसे स्कूल होते हैं कि जो एक धर्म पे भी शिक्षा पढ़ाती है, एक धर्म से ही एक धर्म के ही प्रचार करती है कि यही धर्म अच्छा है, बाकी धर्म नहीं है, ये धर्म इस पे बढ़कर है। ऐसे शिक्षा देने पर यह अनुच्छेद रोक देती है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। और एक अगर किसी संस्था ऐसी शिक्षण दे भी रहे हैं तो वहाँ पे जाना या ना जाना ये आपका खुद का स्वतंत्र है, ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, उस पर आपको कोई रोक नहीं लगा सकता। सो ये अनुच्छेद 28 बताता है। नेक्स्ट है पांचवी जो अधिकार है, पांचवा जो ग्रुप है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनके संस्कृति का संरक्षण करना, यह अधिकार अनुच्छेद 29 में बताया गया है। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी शिक्षण संस्थान, मतलब अगर उनको अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करनी है किसी राज्य में या किसी जिले में, और प्रशासन करने का अधिकार और उसको प्रशासन करने का अधिकार भी यह अनुच्छेद देता है। सो ये 29 और 30 ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों वर्ग के लिए ही बनाए गए हैं, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। और इसमें नोट करना है कि अनुच्छेद 31 ये संपत्ति का अधिकार था, ये रद्द किया गया है। संविधान अधिनियम 44 के तहत ये अनुच्छेद 31 रद्द किया गया है। फिर उसके बाद आता है 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32। सो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यदि कहीं नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सो ये इस अनुच्छेद को संविधान ये अनुच्छेद 32 है, उसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। सो इस अनुच्छेद के तहत अगर हमारे जो मूलभूत जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमसे अगर कोई छीनने की कोशिश कर रहा है या फिर उन पे कोई रोक या प्रतिबंध लगा रहा है, तो हम अनुच्छेद 32 यूज करके, यानी कि आर्टिकल 32 यूज करके हम सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जा सकते हैं। अगर उसमें आपको नहीं, मतलब क्या, उसमें आपको न्याय नहीं मिला तो आप 2026 यूज करके हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। यह अनुच्छेद
32 बताता है। यानी कि 32 यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 226 यूज़ करके आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। सो ये थे 14 से लेके 32 तक सब अपने मौलिक अधिकार थे। ये 6 वर्गों में डिवाइड किए गए हैं। पहले था कि एक क्विक रिवीजन डालते हैं हम। देखो यहाँ पे सॉरी, एक मिनट। हाँ, समानता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 15 आता है। जो 14 में देखा है हमने, कानून के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सब बराबर है। ये 15 था धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसमें 16 आता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। ये सब समानता का अधिकार में आते हैं। और सेकंड था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, 20 और ये 21, 22 इसमें आते हैं। थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं 23 और 24। 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24 कारखानों या खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 और 26 बताता है। 25 है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचारण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर यानी कि टैक्स से मुक्ति करवाता है। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी के अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में बताए गए हैं। ये मुख्यत्व अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बनाए गए हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करें। अनुच्छेद 30 बताता है कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार है। छठवा संविधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान को आत्मा और हृदय कहा था। यदि इसके नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 यानी कि 32 यूज करके जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला ऐसा आपको लग रहा है तो आप अनुच्छेद 226 यूज करके हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। यहाँ पे अधिकार आपको अनुच्छेद 32 में दिया गया है। सो ये था आज का लेक्चर मौलिक अधिकारों के ऊपर, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मैंने पूरा कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है और आसान शब्दों में समझाने की भी यहाँ पे कोशिश की है। सो ये आपको टॉपिक कैसा लगा और कितना पसंद आया ये कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। और इस टॉपिक पे मैं क्वेश्चन बना के अगले लेक्चर में डालूंगी ताकि आपको इस टॉपिक की प्रैक्टिस और अच्छे से हो। सो ये था आज का मेरा लेक्चर, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा अगर मेरा टॉपिक आपको समझ में आए, अच्छे से अच्छा लगा तो। सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं इस टॉपिक के क्वेश्चन लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।